हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी क्लासेस, जहां पर आपको मिलेंगे बी फार्मा और डी फार्मा के सारे सब्जेक्ट के लेक्चर्स पॉइंट वाइज इजी जैसे आपको लिखने होते हैं एग्ज़ाम में। जो आज का हमारा वीडियो है वो रिलेटेड होगा यूनिट सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के। यूनिट सेकंड के जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे उनको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यूट्रास्यूटिकल वाले टॉपिक से। न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में पूछा गया था कि रोल क्या है न्यूट्रास्यूटिकल का डायबिटीज़ में। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो आया था हर्ब ड्रग इंटरेक्शन वाले टॉपिक से। यहाँ पर तो हर्ब ड्रग इंटरेक्शन के बारे में ही डिस्कस करना है, दो टाइप का होता है, वो दो टाइप्स बताने हैं। इसके बाद में और जो क्वेश्चंस आए थे वो हर्बल ड्रग इंटरेक्शन से रिलेटेड ही आए थे, पर स्पेसिफिकली प्लांट के बारे में पूछा था। कावा कावा के हर्ब ड्रग इंटरेक्शंस पूछे थे और जिंकगो के हर्ब ड्रग इंटरेक्शंस पूछे थे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले न्यूट्रास्यूटिकल्स जो टर्म है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करें अगर न्यूट्रा एंड सूटिकल में, तो न्यूट्रा का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन और सूटिकल का मतलब होता है फार्मास्यूटिकल मतलब ड्रग। तो कोई भी न्यूट्रिशन या कोई भी फूड जिसको हम ड्रग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं उसको हम न्यूट्रास्यूटिकल बोलते हैं। या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी फूड जिसके हेल्थ बेनिफिट होते हैं, या तो वो प्रिवेंट कर सकता है डिसीज़ को या वो ट्रीट कर सकता है डिसीज़ को, उसी को ही हम बोलते हैं न्यूट्रास्यूटिकल। जो न्यूट्रास्यूटिकल टर्म है वो स्टीफन डी फेलिस ने दिया था 1989 में। उन्होंने जो न्यूट्रास्यूटिकल हैं उसको ऐसे डिफ़ाइन किया था कि कोई भी फूड या पार्ट ऑफ फूड जो प्रोवाइड कराता है मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट्स, क्या क्या करके, या तो वो प्रिवेंट करे डिसीज़ को और या वो ट्रीटमेंट करे डिसीज़ का। जो जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं वो कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं, तो आइसोलेटेड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जो प्लांट के अंदर से केमिकल्स को आइसोलेट कर लेते हैं वो भी न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर ही आते हैं। डाइटरी सप्लीमेंट भी न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर ही आते हैं। स्पेसिफिक डाइट्स जो होती हैं जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट से बनाई जाती हैं वो भी न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर ही आती हैं। या प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं जैसे सीरियल, सूप और बीवरेजेस, ये भी न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। अभी जो न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट है उसके अंदर दो तरह के बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं, ट्रेडिशनल फूड और नॉन ट्रेडिशनल फूड। अभी इन दोनों को समझ लेते हैं कि ट्रेडिशनल फूड और नॉन ट्रेडिशनल फूड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो ट्रेडिशनल फूड जो होते हैं वो फूड होते हैं जिनको हम ट्रेडिशनली काफ़ी टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो केमिकल्स हैं या उनके अंदर जो मेडिसिनल पोटेंशियल है उसके बारे में हमें नहीं पता था। जैसे टोमेटो के अंदर लाइकोपीन है, ये हमें अभी पता चला है जब रिसर्च हुई है टोमेटो के ऊपर। पहले नहीं पता था कि टोमेटो के अंदर लाइकोपीन होता है, तो इसलिए हमें टोमेटो खाना चाहिए, पर काफ़ी टाइम से लोग खा ही रहे हैं इसको। जैसे सैल्मन के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, पर पहले तो नहीं पता था ना, फिर भी लोग खा ही रहे थे। वो अभी पता चला है कि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, तो हमें सैल्मन खाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं नॉन ट्रेडिशनल फूड पे। तो नॉन ट्रेडिशनल फूड वो होते हैं जिनको बनाते हैं कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को ऐड करके। जो प्लांट के अंदर, जैसे टोमेटो के अंदर लाइकोपीन है, तो लाइकोपीन तो है ही इसके अंदर, इसलिए ये ट्रेडिशनल फूड है। पर नॉन ट्रेडिशनल फूड के अंदर हम एक्स्ट्रा प्लांट के अंदर कुछ चीज़ ऐड कर देते हैं, उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड बना के, और उसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट या इंग्रेडिएंट कुछ ना कुछ अलग से ऐड कर देते हैं। तो ये एग्रीकल्चरल ब्रीडिंग से बनाए जाते हैं जिनके अंदर ऐड कर देते हैं न्यूट्रिएंट या इंग्रेडिएंट। जैसे अगर एग्जांपल के लिए बात करें तो बीटा कैरोटीन जो होता है उसको ऐड कर देते हैं राइस और सोयाबीन के अंदर। तो राइस और सोयाबीन की जितनी भी क्वालिटी उनकी अपनी है खुद की वो तो है ही, साथ में बीटा कैरोटीन और अलग से उसमें ऐड कर दिया। जैसे सीरियल्स जो होते हैं उनके अंदर ऐड कर देते हैं विटामिन और मिनरल्स को। ऑरेंज जूस जो होता है उसको फोर्टिफाइड कर देते हैं कैल्शियम के साथ। तो ऑरेंज जूस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, विटामिन सी है या और भी ऑरेंज की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो तो इसके साथ हैं ही, हमने अलग से और ऐड कर दिया इसके अंदर कैल्शियम। जैसे सीरियल्स जो होते हैं उनके अंदर हम विटामिन और मिनरल्स को ऐड कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट दोबारा आ गया है।
तो ये आप हटा लेना। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे फंक्शनल फूड क्या होते हैं। तो फंक्शनल फूड वो होते हैं जिन फूड के अंदर हम कोई अलग से कोई भी सब्सटेंस ऐड कर देते हैं और उस सब्सटेंस का अलग से कोई एडिशनल फंक्शन होता है। जैसे सॉल्ट होता है, इसके अंदर अपना कॉम्पोजिशन तो है ही, इनके अंदर सोडियम और क्लोराइड जो आयंस हैं वो तो हैं ही, पर एक्स्ट्रा हम आयोडीन ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से नमक के अलावा और दूसरा एक फंक्शन इंक्लूडेड हो जाता है आयोडीन की वजह से। नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइटरी सप्लीमेंट के बारे में। डाइटरी सप्लीमेंट क्या होते हैं। तो डाइटरी सप्लीमेंट में बेसिकली वही चीज़ें होती हैं जो हम डाइट में खाते हैं, पर वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती हैं। कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में क्यों होती हैं, ताकि उनका जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ करा जा सके। तो सिर्फ और सिर्फ जो इतने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं उनको हम डाइटरी सप्लीमेंट बोलते हैं। जैसे विटामिन सी कैप्सूल, विटामिन सी टैबलेट या विटामिन सी कैप्सूल हो गया, तो अगर हम विटामिन सी के लिए लेमन खाएं या ऑरेंज खाएं या आंवला खाएं तो हमें वो उतनी फॉर्म में नहीं मिल पाएगा, उतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं मिल पाएगा जितना विटामिन सी के टैबलेट से मिल सकता है। नेक्स्ट जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया, तो हम एग खा लें, हम सोयाबीन खा लें, कुछ भी खा लें, लेकिन जितना प्रोटीन के पाउडर से मिल सकता है उतना प्रोटीन हमें नहीं मिल सकता है किसी भी चीज़ से। तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जितनी भी चीज़ें होती हैं न्यूट्रिएंट वाली, उनको हम डाइटरी सप्लीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो इसको बेसिकली 7 क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो फर्स्ट क्लास है वो है इनऑर्गेनिक मिनरल सप्लीमेंट। इनऑर्गेनिक मिनरल सप्लीमेंट के अंदर आते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरॉन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया और फॉस्फोरस हो गया। नेक्स्ट आता है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक बोलते हैं हेल्दी बैक्टीरिया को जो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। तो जितने भी हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं उन सबको प्रोबायोटिक बोलते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस हो गया, बिफिडोबैक्टीरियम हो गया, सैकेरोमाइसिस सेरिवेसी हो गया, इकोलाई हो गया और बेसिलस के बहुत सारे स्पीशीज़ हैं। ये सारे के सारे स्पीशीज़ हो गए, तो ये सारे के सारे प्रोबायोटिक है और ये हमारे इंटेस्टाइन में भी प्रेजेंट होते हैं और ये हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, या हम इनको बोलते हैं हेल्दी बैक्टीरिया, क्योंकि ये हमारी हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रीबायोटिक के बारे में। प्रीबायोटिक जो होते हैं वो बेसिकली प्रोबायोटिक का फूड होते हैं। अगर हम प्रीबायोटिक खाएंगे तो वो प्रोबायोटिक को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, इसलिए प्रीबायोटिक जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो प्रीबायोटिक होते हैं वो बेसिकली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे ओलिगोफ्रक्टोज हो गया, इन्यूलिन हो गया, गैलेक्टो ओलिगोसेकेराइड हो गया एंड लैक्ट्यूलोज हो गया। इसके बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट डाइटरी फाइबर के बारे में। डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं ये फाइबर होते हैं जो हमें किस से मिलेंगे, होल ग्रेन सीरियल से मिलेंगे, व्हीट प्रोडक्ट से मिलेंगे, ओट से मिलेंगे, ड्राइड बीन से मिलेंगे एंड लेग्यूम्स से मिलेंगे। नेक्स्ट एंटीऑक्सीडेंट पढ़ेंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो ये जो एजिंग इफेक्ट वगैरह होते हैं उनको भी ये कम कर देते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनकी वैरायटी हमारे पास काफ़ी कम है, ये काफ़ी कम होते हैं जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे फाइटोकेमिकल्स के बारे में। तो जो फाइटोकेमिकल्स हैं उसको भी 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। फाइटोकेमिकल्स मतलब जो प्लांट वाले केमिकल होते हैं वो। तो फर्स्ट जो क्लास है वो है फैटी एसिड्स, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड आता है। नेक्स्ट क्लास है फिनोलिक्स, जिसके अंदर टी पॉलीफिनॉल्स आते हैं। नेक्स्ट क्लास है आइसोप्रेनॉइड, जिसके अंदर कैरोटिनॉइड आते हैं। नेक्स्ट क्लास है लिपिड्स, जिसके अंदर स्फिंगोलिपिड्स आते हैं। और उसे नेक्स्ट क्लास है प्रोटीन्स, जिसके अंदर सोया प्रोटीन्स आते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे 7th और लास्ट क्लास हर्ब्स एज फंक्शनल फूड। तो वो हर्ब्स जिनको हम फंक्शनल फूड की तरह यूज़ कर सकते हैं वो है फ्लैक्सीड, जिंको बिलोबा एंड स्पाइरुलिना। और ये तीनों ही प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पढ़ेंगे रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन डायबिटीज़, जो आपके एग्ज़ाम में मेनली आया था। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डायबिटीज़ जो होती है वो क्या होती है। डायबिटीज़ जो होती है वो एक्चुअल में ब्लड के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है उसी को ही हम डायबिटीज़ बोलते हैं।
और ये दो वजह से हो सकता है। फर्स्ट होता है डिफेक्ट अगर हो जाए इंसुलिन प्रोडक्शन में, जो भी सेल इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रही हैं अगर वो सेल डिग्रेड हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, तो वो इंसुलिन नहीं बना पाएंगी। और सेकंड होता है इंसुलिन एक्शन, मतलब इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है या रिलीज़ हो रहा है प्रॉपरली, पर वो अपना काम नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली। अब होता क्या है, एक बार हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बीटा सेल होती हैं पैंक्रियाज के अंदर। अब ये बीटा सेल जो होती हैं यही सिक्रीट करती हैं इंसुलिन, और ये इंसुलिन करता क्या है, तो इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज का कन्वर्जन करने के लिए ग्लूकागन में, ग्लूकागन के अंदर। और ये कन्वर्जन जो होता है ये होता कहाँ है, तो ये होता है पेरिफेरल सेल में, ये होता है पेरिफेरल सेल के अंदर। तो होता क्या है, अभी दो कंडीशन हमने यहाँ पर पढ़ी थी, एक तो अगर डिफेक्ट हो जाए इंसुलिन के प्रोडक्शन में, और सेकंड इंसुलिन अपना काम अच्छे से ना कर पाए। तो ये कैसे करता है, फर्स्ट तो हो गया कि बीटा सेल डिग्रेड हो गई हैं इसलिए वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पा रहे हैं, और सेकंड हो गया ये बीटा सेल ने इंसुलिन बहुत अच्छे से बना दिया है, ब्लड के अंदर खूब सारा इंसुलिन है, पर इंसुलिन अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहा। इंसुलिन को अपना काम करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, पेरिफेरल सेल के अंदर। जैसे ये सेल है और इसके अंदर इसको जाना पड़ेगा इंसुलिन को, ग्लूकोज, ये जो पूरी रिएक्शन है ये यहीं पर ही होती है सेल के अंदर, पेरिफेरल सेल के अंदर, जैसे स्केलेटल मसल्स हो गया या फिर लिवर हो गया, उनके सेल्स के अंदर होती है। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसका कन्वर्जन इंसुलिन करता है ग्लूकागन में, तो इसको सेल के अंदर तो जाना पड़ेगा ना इंसुलिन को। तो सेकेंड केस में क्या हो जाता है, जो पेरिफेरल सेल्स होती हैं इनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है इंसुलिन के लिए, तो ये इंसुलिन को एंटर नहीं होने देती, क्योंकि सेंसिटिविटी कम हो गई है तो ये यहाँ पे इंसुलिन आ ही नहीं पाता। सेकंड होता है ये। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाए तो उससे हो क्या क्या सकता है, डैमेज हो जाएंगी नर्व एंड ब्लड वेसल्स, जिनसे क्या हो सकता है, हार्ट डिसीजेज हो सकती हैं, स्ट्रोक हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, किडनी डिसीज़ हो सकती है, एम्प्यूटेशंस हो सकते हैं और डेंटल डिसीज़ हो सकती है। तो इतनी सारी बीमारियां हो सकती हैं अगर ब्लड के अंदर कंसिस्टेंटली ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज ही रहे। नेक्स्ट पढ़ेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल जो होते हैं वो उनका डायबिटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। इवन न्यूट्रास्यूटिकल को यूज़ करके ही डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कौन कौन से ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं डायबिटीज़ के अंदर। तो फर्स्ट है अनियन और सेकंड है गार्लिक। इन दोनों को एक साथ ही पढ़ना, क्योंकि ऑनियन और गार्लिक का पहले तो बायोलॉजिकल सोर्स सेम है, यहाँ पर भी ऑनियन है और यहाँ पर भी ऑनियन है, बस डिफरेंस किसके अंदर है, तो डिफरेंस केवल है इसके स्पीशीज़ के अंदर। यहाँ पर सेपा है और यहाँ पर सटाइवा है, तो ये दोनों आप एक साथ ही पढ़ना। ऑनियन का एलियम सेपा होता है और गार्लिक का एलियम सटाइवा होता है। एलियम सटाइवा या एलियम सटाइवम भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों का रोल क्या होता है डायबिटीज़ के अंदर, तो दोनों की ही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये काम करते हैं एज हाइपोग्लाइसेमिक। गार्लिक जो होता है उसका एक्स्ट्रा में एक और काम होता है कि थायोल कंटेनिंग प्रोटीन्स होती हैं जिनके अंदर थायोल ग्रुप होता है, और ये जो प्रोटीन है ये बहुत ज़्यादा इनका रोल होता है ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए। और जो गार्लिक होता है वो इनकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, मतलब इनका जो काम हो रहा है, जो ये काम कर रहे हैं उसके रेट को इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा जो होता है वो मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम को कंट्रोल करके, और ये स्टिमुलेट भी करता है इंसुलिन रिलीज को पैंक्रियाटिक बीटा सेल से। तो वहाँ से ये इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट करेगा तो ऑब्वियसली डायबिटीज़ ट्रीट हो ही जाएगी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज का लेवल कम ही तो चाहिए ब्लड के अंदर, और इंसुलिन जाके ग्लूकोज को ग्लूकागन में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे नीम। नीम, जामुन
और बिटर गार्ड, ये तीनों तो बहुत अच्छे प्लांट होते हैं, तो ये तीनों तो आप लिख के ही आना, इनको तो यूज़ भी करते हैं हम बहुत ज़्यादा एज एंटी डायबिटिक। तो नीम की लीव्स भी बहुत लोग नीम का जूस भी पीते हैं डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए। नीम जो होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है एजाडेराचिटा इंडिका, जो होता है वो इंक्रीज कर देता है सेंसिटिविटी पेरिफेरल सेल की, मतलब जो पेरिफेरल सेल हैं जैसे लिवर सेल हो गए या फिर स्केलेटल मसल सेल हो गए, उनकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है इंसुलिन के लिए, तो वो ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जितना ज़्यादा अमाउंट में वो एब्जॉर्ब करेंगे इंसुलिन को उतना ही ज़्यादा इंसुलिन ग्लूकोज का कन्वर्जन कर पाएगी ग्लूकागन में। नेक्स्ट पढ़ेंगे जामुन। जामुन का बायोलॉजिकल सोर्स होता है यूजेनिया जैम्बुलन। ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है इंसुलिन का रिलीज, कहाँ से, पैंक्रियाटिक बीटा सेल से, और ये इंक्रीज भी कर देता है सेंसिटिविटी पेरिफेरल सेल की। तो इसको हम दोनों तरह की डायबिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो चाहे इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ हो। नेक्स्ट पढ़ेंगे तुलसी के बारे में। तुलसी का बायोलॉजिकल सोर्स होता है ओसिमम सेंटिकम, जो एक्वस एक्सट्रैक्ट होता है लीव्स का तुलसी की, वो बहुत ज़्यादा रिडक्शन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का, तो तुलसी भी एक बेटर ऑप्शन होती है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन कैंसर, ये आपके पेपर में नहीं आया था 2020 वाले में, पर क्योंकि हमारे पास एक ही पेपर है 2020 वाला, तो बहुत कम ही सारे क्वेश्चन तो उसमें आ नहीं जाएंगे, तो मैं चाहूँगी कि आप ये कैंसर वाला भी याद कर लें क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार ये आ जाए। रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन कैंसर, ये वाले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं कैंसर क्या होता है। कैंसर जो होता है वो एक बहुत बड़ा लीडिंग कॉज है डेथ का ग्लोबली, मतलब सारे ही कंट्री में। जितने भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उनमें कैंसर का सेकंड नंबर है डेथ करने में, और फर्स्ट नंबर किसका है, तो फर्स्ट नंबर है कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ का। कैंसर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक इंसान की डेथ करने में 8 में से 8 लोगों में जो एक इंसान मर रहा है वो कैंसर की वजह से मर रहा है। इवन अगर देखें तो एड्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया, इन तीनों की डेथ को भी एक साथ मिला दिया जाए तो वो डेथ भी कम होती हैं एज कंपेयर टू कैंसर डेथ। कैंसर बेसिकली होता क्या है, तो ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है बॉडी सेल्स की, और जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है उसी को ही हम बोलते हैं कैंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स जिनको यूज़ कर सकते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो फर्स्ट है चिली पेपर। चिली पेपर का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैप्सिकम के, बहुत सारे स्पीशीज़ हैं तो कैप्सिकम स्पीशीज़ लिख दोगे उतना ही काफ़ी है। कैप्सिकम के अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कैप्साइसिन, और यही ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी पंजेंसी की वजह से। जो मिर्च भी लगती है वो भी कैप्साइसिन की वजह से ही लगती है, और जो कैप्साइसिन होता है ये रिटार्ड कर देता है प्रोलिफरेशन कैंसरस सेल का, इसलिए ये यूज़ हो सकता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, और ये सप्रेस भी करता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को। तो ये दोनों ही मैकेनिज्म ऐसी हैं जिनके थ्रू कैंसर को ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लोव के बारे में। क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स होता है साइजियम एरोमेटिकम। यूजनॉल जो होता है वो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है क्लोव का, और ये क्लोव के अलावा और भी चीज़ों में पाया जाता है जैसे बेसिल, सिनेमन और भी एरोमेटिक स्पाइसेस में। नेक्स्ट देखेंगे यूजेनॉल जो होता है उसमें ट्यूमर ग्रोथ सप्रेसिव इफेक्ट होता है, तो इसलिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट देखेंगे जिंजर। जिंजर का बायोलॉजिकल सोर्स होता है जिंजिबर ऑफिसिनेल, और जिंजरॉल जो होता है वो इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और ये जो जिंजरॉल होता है इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी और ट्यूमर सप्रेसिंग एक्टिविटी या प्रोलिफरेशन ऑफ कैंसर सेल को रिटार्ड करने की एक्टिविटी। ये 3-4 एक्टिविटी हैं। ये एक्टिविटी जिस भी प्लांट के अंदर होंगी उस प्लांट को हम यूज़ कर सकते हैं एज एंटी कैंसर। तो इसके अंदर भी जिंजर के अंदर भी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं कैंसर में। और ये मेनली जिंजर किस किस के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, ह्यूमन हेपेटोस कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, और भी अदर टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं जिनमें हम इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फेन्यूग्रीक। फेन्यूग्रीक का बायोलॉजिकल सोर्स होता है ट्राइगोनेला फिनमग्रिकम। डायोस्जेनिन जो होता है ये इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है,
और ये अगर हम इसको बहुत ज़्यादा डोज पर भी यूज़ करें तो भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, ये सेफ़ होता है। फेनुग्रीक मैथी को बोलते हैं वैसे। इसकी भी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी होती है और ये ट्यूमर को सप्रेस भी कर सकता है। तो दो दो क्वालिटी हैं इसके अंदर, इसलिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज एंटी कैंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रीन टी। ग्रीन टी का बायोलॉजिकल सोर्स होता है कैमेलिया साइनेंसिस, और जो ग्रीन टी होता है इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए, वो होते हैं एपिगैलोकैटेचिन गैलेट, और ये इनहिबिट कर देते हैं प्रोलिफरेशन बहुत सारे ट्यूमर्स का, जैसे कोलोन के ट्यूमर का, ब्रेस्ट के ट्यूमर का, हेड के ट्यूमर का एंड नेक के ट्यूमर का। नेक्स्ट पढ़ेंगे पेपर। पेपर का बायोलॉजिकल सोर्स होता है पाइपर नाइग्रम, और जो पेपर है उसके अंदर मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है पाइपरीन। पाइपरीन जो होता है वो बहुत सारे कैंसर को ट्रीट कर सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया, ये बहुत टाइप के कैंसर को ट्रीट कर सकता है। और नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर टर्मरिक। टर्मरिक का बायोलॉजिकल सोर्स होता है करक्यूमा लॉन्गा। इसके अंदर जो येलो कलर का सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से टर्मरिक या हल्दी येलो कलर की दिखती है, वो मेन केमिकल होता है करक्यूमिन। और करक्यूमिन जो होता है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लामेटरी ये दोनों ही प्रॉपर्टी होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट देखेंगे जो हमारे टॉपिक थे न्यूट्रास्यूटिकल से रिलेटेड, वो टॉपिक फिनिश हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हर्ब ड्रग इंटरेक्शन के बारे में पूछा गया था, इसका इंट्रोडक्शन और कावा कावा एंड जिंकगो से एसोसिएटेड जो हर्ब ड्रग इंटरेक्शंस हैं वो हम क्या करेंगे। यहाँ पर कावा कावा और जिंकगो तो पढ़ेंगे ही, पर इसके अलावा भी प्लांट्स हैं। जैसे अगर देखें तो एक प्लांट है हाइपेरिकम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है, और हाइपेरिकम को एसटी जॉन्सवॉर्ट भी बोलते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्लांट है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो प्लांट हैं वो हम पढ़ेंगे जी वाले प्लांट, मतलब एक जिंजर पढ़ेंगे और एक गार्लिक पढ़ेंगे। ये हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों ही प्लांट ब्लड थिनर्स होते हैं। तो जितने भी वेस्टर्न ड्रग ब्लड थिनर की तरह काम करते हैं वो सबके साथ इनकी इंटरेक्शन होगी, तो तो एक्शन सबका सेम ही हो जाएगा। एक या दो भी एक्शन सबके सेम ही होते हैं तीनों के। तो ये तीनों एक साथ ही पढ़ लेना, ताकि इन तीनों में से अगर कोई भी एक आए तो तुम आसानी से कर पाओ। और नेक्स्ट ये जो हाइपेरिकम है ये भी क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके भी हर्ब ड्रग इंटरेक्शन एक बार आप पढ़ लेना। कावा कावा तो आ गया है और जिंकगो भी आ गया है, तो ये दोनों के तो आपको पढ़ने ही हैं, पर मैं चाहूँगी कि आप ये तीन और पढ़ लो हर्ब ड्रग इंटरेक्शन, क्योंकि ये तीनों में से भी हो सकता है कि कोई आ जाए। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे हर्ब ड्रग एंड हर्ब फूड इंटरेक्शन के बारे में। तो जब भी हर्ब ड्रग या हर्ब फूड इंटरेक्शन दोनों में से कोई भी एक आ जाता है, दोनों सेम ही हैं, बस एकाध वर्ड का डिफरेंस होता है, वो मैं बता दूंगी आपको कहाँ कहाँ करना है। तो जब भी ये आता है तो आपको पहले एक चीज़ अपने माइंड में क्लियर करनी है। यहाँ पे हर्ब का मीनिंग है हर्बल ड्रग से, हर्बल ड्रग से। ड्रग का मीनिंग है वेस्टर्न ड्रग से। तो ये आपको चीज़ माइंड में रखनी है। जैसे यहाँ पर है हर्ब ड्रग इंटरेक्शन, तो हर्ब का मीनिंग क्या हो गया, हर्बल ड्रग, और ड्रग का मतलब क्या हो गया, वेस्टर्न ड्रग। तो जब भी हम कोई वेस्टर्न ड्रग लेते हैं, कोई भी इंग्लिश ड्रग लेते हैं, या कोई भी बोल सकते हैं एलोपैथिक ड्रग लेते हैं, अगर उसके साथ में हमने कोई भी हर्बल ड्रग ली है तो उसके क्या इंटरेक्शंस होंगे वो पढ़ना है हमें यहाँ पर। और यहाँ पर है हर्ब फूड इंटरेक्शन। हर्ब का मीनिंग हर्बल ड्रग और फूड का मतलब फूड। तो कोई भी हर्बल ड्रग का फूड के साथ क्या क्या इंटरेक्शंस हो सकते हैं वो हमें पढ़ना है यहाँ पर। तो पहले देख लेते हैं हर्ब ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। तो अगर यहाँ पे हर्ब ड्रग है मतलब हर्बल ड्रग या वेस्टर्न ड्रग, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शंस होते हैं वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो इंटरेक्शंस जो होते हैं हर्बल ड्रग और वेस्टर्न के बीच में, उन्हीं को ही हम हर्ब ड्रग इंटरेक्शन बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट है कि ये जो इंटरेक्शन है इसकी वजह से होगा क्या, तो जो वेस्टर्न ड्रग होती है, जो वेस्टर्न ड्रग है ये,
वेस्टर्न ड्रग होती है उसका इफेक्ट या तो इंक्रीज हो जाए या तो डिक्रीज हो जाए किसी भी हर्बल ड्रग की वजह से। जैसे हमने 2 ड्रग लिए, एक लिया हर्बल ड्रग और एक लिया वेस्टर्न ड्रग, तो हमने वेस्टर्न ड्रग खा लिया और ये हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच गया, अभी ये एब्जॉर्ब भी हो गया। तो दोनों ही जगह पे हो सकते हैं, बिफोर एब्जॉर्प्शन एंड आफ्टर एब्जॉर्प्शन दोनों ही जगह पे हो सकती है इंटरेक्शन, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। तो इसके बाद में ये वेस्टर्न ड्रग लिया था, इसके बाद हमने कोई दूसरा हर्बल ड्रग भी ले लिया। अब ये जो हर्बल ड्रग है ये वेस्टर्न ड्रग के इफेक्ट को या तो कम कर दे या तो ज़्यादा कर दे, तो उसी को ही हम बोलते हैं हर्ब ड्रग इंटरेक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका एग्जाम्पल, जैसे जो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट होता है वारफरीन का, वो इंक्रीज हो जाता है जिनसेंग की वजह से। जिनसेंग है हर्बल ड्रग और वारफरीन है वेस्टर्न ड्रग। तो अगर हमने वारफरीन भी खाया है और उसके बाद में अगर हमने जिनसेंग भी ले लिया तो जिनसेंग वारफरीन के इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है। तो वारफरीन का एक्शन क्या होता है, ब्लड थिनर की तरह काम करता है और जिनसेंग भी ब्लड थिनर होता है, तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इवन इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि ब्लड थिनर्स हैं ये, जितने भी प्लेटलेट्स हैं सबका डिग्रेडेशन कर देंगे, दोनों ही सेम काम करते हैं। अब ज़्यादा प्लेटलेट का डिग्रेडेशन हो जाएगा मतलब इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे हर्ब फूड इंटरेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर हर्ब मतलब हर्बल ड्रग और फूड मतलब फूड, तो हर्बल ड्रग और फूड के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं हर्ब फूड इंटरेक्शन। इसके बाद में ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप एक बार ही पढ़ लेना, हर्ब ड्रग और फूड के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको हम बोलते हैं हर्ब फूड इंटरेक्शन। ये इंटरेक्शन में होता क्या है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है फूड अगर हर्ब का मतलब हर्बल ड्रग का इफेक्ट को इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे। तो ये इंटरेक्शन में क्या होता है, हर्बल ड्रग का एक्शन या तो डिक्रीज हो जाता है या तो इंक्रीज हो जाता है, किससे, फूड से। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें तो एंटीकोएगुलेंट एक्शन जो होता है गार्लिक का, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, जिनसेंग भी लिख सकते हैं, जिंकगो भी लिख सकते हैं, क्योंकि सबका सेम एक्शन होता है। तो अगर एंटीकोएगुलेंट एक्शन गार्लिक का एनहेंस्ड हो जाता है क्रेनबेरी से, क्रेनबेरी क्या है, फूड है, तो क्रेनबेरी इंक्रीज कर देती है गार्लिक का एंटीकोएगुलेंट एक्शन, जो कि क्या होता है, हर्ब फूड इंटरेक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे मैकेनिज्म हर्ब ड्रग और हर्ब फूड इंटरेक्शन की। तो बेसिकली 2 मैकेनिज्म के थ्रू हर्ब ड्रग या हर्ब फूड इंटरेक्शन हो सकते हैं, दोनों में आपको सेम ही लिखना है। एक होता है फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन और एक होता है फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। जैसे आपको पता होगा फार्माकोकाइनेटिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ADMA मतलब एब्जॉर्प्शन के थ्रू अगर इंटरेक्शन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू अगर इंटरेक्शन हो रही है, मेटाबॉलिज्म के थ्रू अगर इंटरेक्शन हो रही है या एक्सक्रीशन के अंदर अगर इंटरेक्शन हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। और फार्माकोडायनामिक किसको बोलते हैं, अगर कोई भी ड्रग या ऐसे हम समझ सकते हैं अगर हर्ब ड्रग इंटरेक्शन है तो अगर हर्बल ड्रग वेस्टर्न ड्रग के साथ में एडिटिव इफेक्ट शो कर रही है या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो कर रही है या एंटागोनिस्टिक एक्शन शो कर रही है, अगर एडिटिव और सिनर्जिस्टिक करेगी तो इफेक्ट को इंक्रीज कर देगी, और अगर वो एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगी तो इफेक्ट को डिक्रीज कर देगी। तो ये वाले जो एडिटिव सिनर्जिस्टिक या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट के थ्रू अगर इंटरेक्शन होती है इसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। अब पहले वाले के बारे में पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन के बारे में, ये वाले के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन जो होती है वो किसकी वजह से होती है, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सक्रीशन की वजह से। इसमें से भी फर्स्ट पढ़ेंगे इंटरेक्शन वाया एब्जॉर्प्शन। तो जो प्राइमरी मैकेनिज्म होती है एब्जॉर्प्शन की वो होती है पैसिव डिफ्यूजन ऑफ नॉन आयोनाइज्ड ड्रग। जो 90% ड्रग्स होते हैं वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर, और पैसिव डिफ्यूजन के लिए उनका नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। तो नॉन आयोनाइज्ड होने चाहिए तभी पैसिव डिफ्यूजन होगा। अब जो भी ड्रग चेंज कर देती हैं पीएच, जैसे जो ड्रग है वो नॉन आयोनाइज्ड, एसिडिक ड्रग नॉन आयोनाइज्ड कब रहेंगी, जब उनको एसिडिक पीएच मिलेगा, और जो बेसिक ड्रग हैं वो नॉन आयोनाइज कब रहेंगी, जब उनको बेसिक पीएच मिलेगा। तो एसिडिक ड्रग्स को चाहिए एसिडिक एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब होने के लिए, तभी तो वो नॉन आयोनाइज रहेंगी, और बेसिक ड्रग को चाहिए बेसिक एनवायरनमेंट
तभी वो हो पाएंगी एब्जॉर्ब। जैसे जितनी भी एसिडिक ड्रग्स हैं वो स्टमक से ही होती हैं एब्जॉर्ब, और जितनी भी बेसिक ड्रग्स हैं वो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती हैं, क्योंकि बेसिक ड्रग्स को इंटेस्टाइन में ही मिलता है उनका जो अपना बेसिक रिक्वायरमेंट है वो एब्जॉर्ब होने के लिए। तो जितनी भी ड्रग चेंज कर देती हैं पीएच, जैसे सपोज करो बेसिक ड्रग हैं उनको इंटेस्टाइन का भी जो लास्ट पार्ट होता है वहाँ से एब्जॉर्ब होना है, क्योंकि वहाँ का सबसे ज़्यादा पीएच होता है, उन्हें वहाँ से एब्जॉर्ब होना है। अगर हमने कोई ऐसी हर्बल ड्रग ले ली है जिसने वहाँ का पीएच चेंज कर दिया, तो वेस्टर्न ड्रग तो वहाँ से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी। तो ये कौन कौन से कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो चेंज कर दें पीएच का, या गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें। जैसे जीआई मोटिलिटी होती है, दोनों का एक ही मीनिंग है। इन दोनों का मतलब क्या है कि अगर जो इंटेस्टाइन के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं अगर वो इंक्रीज हो जाएंगे तो ड्रग को कम टाइम मिलेगा एब्जॉर्ब होने के लिए, और अगर वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को धीरे कर देते हैं तो ड्रग को ज़्यादा टाइम मिलेगा एब्जॉर्ब होने के लिए, मतलब वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जैसे हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ये हमारा इंटेस्टाइन है, अगर यहाँ के पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऐसे ऐसे होते रहते हैं ना, तो अगर ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़े, ज़्यादा हुए, तो ड्रग भी तो तेज तेज आगे भागेगी, और ये वॉल से इसका कम कांटेक्ट होगा तो ये कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होगा। और अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट डिक्रीज हो गए तो बहुत धीरे धीरे होंगे, मतलब ड्रग धीरे 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 आगे बढ़ेगा, इसका ज़्यादा कांटेक्ट होगा वॉल से और ये ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होगी। तो हमें ना ज़्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब होनी चाहिए और ना ही कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होनी चाहिए। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी लेग्जेटिव हर्ब्स होती हैं जैसे एलोए, सेना, वो एक्सीलरेट कर देती हैं इंटेस्टाइनल ट्रांजिट को, मतलब जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं उनको ये फास्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से इंटरफेयर करते हैं एब्जॉर्प्शन के साथ। मतलब जो भी एब्जॉर्प्शन होगा वेस्टर्न ड्रग का, उसके एब्जॉर्प्शन को ये कम कर देंगी, क्योंकि ये जैसे जितने भी मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं हर्बल मेडिसिन्स में, वो इंसॉल्युबल चीलेट्स बना लेते हैं ड्रग के साथ। तो अगर वो वेस्टर्न ड्रग के साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेंगे या चिलेट बना लेंगे तो वो उसके एब्जॉर्प्शन होने ही नहीं देंगे या बहुत कम अमाउंट में एब्जॉर्ब होने देंगे। तो ड्रग को जितना एब्जॉर्ब होना चाहिए था वो उतना अमाउंट में एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगी, तो वो रिसेप्टर तक भी कम पहुंचेगी और कम इफेक्ट देगी। जैसे एंटीबायोटिक, आइसोनियाजिड, लीवोडोपा जो होते हैं, ये तीनों ही चिलेट बना लेते हैं या कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो ये दूसरी ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे और उसका कम एब्जॉर्प्शन होने देंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे कैसे हो सकती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम बोलते हैं जब ड्रग ब्लड के अंदर आ गई है और अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए। तो जब भी ड्रग ब्लड के अंदर आ जाती है तो ब्लड के अंदर होते हैं प्रोटीन्स, लार्जली तो दो होते हैं, एक होता है एल्ब्यूमिन और एक होता है ग्लोब्यूलिन। अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन भी बोलते हैं इसको। तो जो ड्रग होती है वो बेसिकली ये वाले दोनों प्रोटीन के साथ बाइंड होती है। तो सोचो ये हमने ड्रग खाया था और इसको बाइंड होना है एल्ब्यूमिन से, तो जितने भी मॉलिक्यूल एल्ब्यूमिन से बाइंड हो गए, जैसे ये 3 बाइंड हो गए, तो ये तीनों नहीं डिस्ट्रीब्यूट होंगे कहीं भी, ये किसी भी ऑर्गन में नहीं जाएंगे, ना ये किसी रिसेप्टर से बाइंड कर सकते हैं, ये यहीं पर ही बाइंड रहेंगे एल्ब्यूमिन के साथ। जो फ्री वाले मॉलिक्यूल होते हैं जैसे ये हो गए, ये फ्री वाले मॉलिक्यूल्स जाते हैं रिसेप्टर से बाइंड होने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे ड्रग जिनका हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होता है, मतलब एल्ब्यूमिन या ग्लोब्यूलिन के साथ में या अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में ये लार्ज अमाउंट में बाइंड करते हैं, तो ये बाइंड होंगे तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा ना, क्योंकि फ्री फॉर्म कम रहेगा। फिर जैसे कि वारफरिन, कार्बामेजेपिन जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा बाइंड करते हैं प्रोटीन के साथ में, ब्लड प्रोटीन के साथ में, इसीलिए इनका स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ये बहुत कम अमाउंट में ही जाके रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में ही ऑर्गन के अंदर जाएंगे। ये क्या करते हैं, अगर जैसे सपोज करो ये यहाँ पर एक वेस्टर्न ड्रग है, इसको ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड होना होता है, लेकिन अगर हमने कोई हर्बल ड्रग दे दी, और अगर ये भी सेम एल्ब्यूमिन से जाके ही बाइंड करेगी, तो अगर एल्ब्यूमिन इसके साथ बाइंड कर गई तो इसके साथ तो करेगी नहीं बाइंड फिर, और इसके साथ बाइंड नहीं करेगी तो ये जो 3 मॉलिक्यूल हैं ये भी फ्री हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा अमाउंट में पहुंच जाएगी ना
रिसेप्टर के पास और ज़्यादा अमाउंट में पहुंचेगी तो साइड इफेक्ट कॉज करेगी, बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्सिक हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे जो ड्रग डिस्प्लेसमेंट होता है प्रोटीन बाउंड फॉर्म से, वो क्या करता है अगर ड्रग डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब अगर ये ड्रग यहाँ पे बाइंड नहीं हो पाया तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है सेरम ड्रग लेवल, जो कि इंक्रीज कर सकता है थेरापेटिक इफेक्ट। और इंक्रीज थेरापेटिक इफेक्ट का क्या मतलब हो गया, जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही तो चाहिए, अगर इंक्रीज हो जाएगा तो वो साइड इफेक्ट ही तो होते हैं, अगर इंक्रीज हो गया तो टॉक्सिक लेवल भी हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरैक्शन वाया मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होती है वो बेसिकली दो कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं, एक फेज 1 रिएक्शन और एक फेज 2 रिएक्शन के अंदर। जो साइटोक्रोम P450 होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज 1 ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम होता है। मोस्टली जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं वो साइटोक्रोम P450 के इनहिबिट होने या स्टिमुलेट होने से ही होते हैं। बहुत सारी हर्ब या नेचुरल प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इनहिबिटर होते हैं या स्टिमुलेटर होते हैं साइटोक्रोम P450 के। तो अगर ये इनहिबिटर हुए या ये स्टिमुलेटर हुए तो ये कर क्या क्या कर सकते हैं वो हम एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक वेस्टर्न ड्रग है और ये एक हर्बल ड्रग है। ये जो वेस्टर्न ड्रग था इसका मेटाबॉलिज्म होना था साइटोक्रोम P450 की वजह से, CYT होता है ये साइटोक्रोम P450 की वजह से। अब अगर हर्बल ड्रग ने इस साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर दिया तो साइटोक्रोम P450 कम अमाउंट में मेटाबोलाइज कर पाएगा वेस्टर्न ड्रग को। और ये मेटाबोलाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे समझ लो डिग्रेडेशन, मेटाबोलाइज मतलब डिग्रेडेशन। तो साइटोक्रोम P450 अगर इनहिबिट हो गया तो ये इसका डिग्रेडेशन नहीं कर पाएगा, और अगर ये डिग्रेडेशन नहीं कर पाएगा मतलब क्या हुआ उसका, कि अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर, कि ये इसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा ना। नेक्स्ट हम सेकेंड कंडीशन देखते हैं कि अगर हर्बल ड्रग है और इसने इस एंजाइम को स्टिमुलेट कर दिया तो क्या होगा, ये एंजाइम स्टिमुलेट हो गया, मतलब जितना इसको मेटाबोलाइज करना था ये उससे भी ज़्यादा इसको मेटाबोलाइज कर देगा। ज़्यादा मेटाबोलाइज करने का मतलब क्या है, ज़्यादा मेटाबोलाइज कर दिया मतलब ज़्यादा डिग्रेड कर दिया। तो ज़्यादा डिग्रेड हो गया तो अमाउंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा ड्रग का। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ हर्बल ड्रग्स जो होती हैं वो स्टिमुलेट कर देती हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम को। तो अगर स्टिमुलेट हो जाएगा साइटोक्रोम P450 तो वेस्टर्न ड्रग जो है उसका अमाउंट कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये साइटोक्रोम P450 स्टिमुलेट हो गया ना, और ये वेस्टर्न ड्रग को ज़्यादा अमाउंट में डिग्रेड करेगा। ज़्यादा अमाउंट में डिग्रेड या ज़्यादा अमाउंट में मेटाबोलाइज करने का मतलब क्या है, वेस्टर्न ड्रग का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। अभी अगर इसका उल्टा देखें तो कुछ हर्बल ड्रग्स ऐसे होते हैं जो साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट भी कर देते हैं, और ये इनहिबिट कर रहे हैं साइटोक्रोम P450 को। इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइटोक्रोम P450 है उसमें जितनी पावर है ड्रग को डिग्रेड करने की उतनी पावर नहीं रहेगी, मतलब वो कम डिग्रेड कर पाएगा। और कम डिग्रेड कर पाएगा अगर वेस्टर्न ड्रग का, इसका मतलब क्या हुआ कि वेस्टर्न ड्रग का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। जैसे गार्लिक जो होता है वो इंक्रीज कर देता है हेपेटिक साइटोक्रोम P450, और ये साइटोक्रोम P450 क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म करता है सेक्यूनाविर को। तो अगर ये इंक्रीज हो गया तो ये ज़्यादा अमाउंट में सेक्यूनाविर को डिग्रेड कर देगा या ज़्यादा अमाउंट में मेटाबोलाइज कर देगा। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्यूनाविर का अमाउंट जो है प्लाज्मा के अंदर वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे इंटरेक्शन वाया एक्सक्रीशन के बारे में, एक्सक्रीशन के थ्रू कैसे कैसे हो सकते हैं। तो अगर चेंज हो जाएगा एक्सक्रीशन के अंदर, मतलब बॉडी से अभी ड्रग बाहर निकल रही है, अगर उसमें चेंज हो गया तो वो कैसे ड्रग का लेवल को अफेक्ट कर सकता है। जो हर्बल डायूरेटिक होते हैं ये उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं वेस्टर्न ड्रग को, लेकिन जैसे अगर हम क्रोनिक इंजेक्शन कर लेते हैं लिक्वेराइज का तो ये क्या करता है, हाइपोकैलेमिया कर देता है। हाइपोकैलेमिया का मतलब क्या हुआ, जो पोटेशियम है उसका अमाउंट कम कर देते हैं और वाटर रिटेंशन भी कर देते हैं। इसी
इसीलिए ये इंटरफेयर कर सकते हैं बहुत सारे मेडिसिन के साथ, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव हो गए या एंटी एरिथमिक हो गए। तो एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी एरिथमिक जो होते हैं इनकी वजह से भी हाइपोकैलेमिया हो जाता है। तो अगर लिक्वेराइस और एंटी हाइपरटेंसिव एंड एंटी एरिथमिक ड्रग इन दोनों में से किसी को लिक्वेराइस के साथ ले रहे हो तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा पोटेशियम बॉडी से बाहर निकल जाएगा और बहुत सीवियर कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस वेस्टर्न ड्रग के हर्बल ड्रग के साथ में। यहाँ पे जैसे देखेंगे जो एस.टी. जॉन्स वॉर्ट होता है ये आपके सिलेबस में भी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप है ना अगर चाहो तो सिर्फ वो वाले एग्जाम्पल याद कर लेना जो आपके सिलेबस में भी हैं। इवन अगर ये इनमें से कुछ पूछा जाता है तो आपको ये एक दो एग्जाम्पल तो पता ही होंगे। तो एस.टी. जॉन्स वॉर्ट और कावा दोनों ही आपके सिलेबस के अंदर हैं। एस.टी. जॉन्स वॉर्ट जो होता है वो हर्बल ड्रग है, कावा भी हर्बल ड्रग है। और जो एस.टी. जॉन्स वॉर्ट है वो डिगॉक्सिन जो एस.टी. जॉन्स वॉर्ट है वो डिगॉक्सिन के साथ में इंटरेक्शन शो करता है। और डिगॉक्सिन एक वेस्टर्न ड्रग है। ये क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है प्लाज्मा डिगॉक्सिन कॉन्सेंट्रेशन को। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा, डिगॉक्सिन का इफेक्ट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कावा एल्प्राजोलाम के साथ में इंटरेक्शन शो करता है और ये क्या करता है, सेमी कॉस्मोस स्टेट के थ्रू इंटरेक्शन शो करता है। कावा जो होता है वो इनहिबिट कर देता है साइटोक्रोम P450 एंजाइम को जो रिस्पॉन्सिबल होता है एल्प्राजोलाम के मेटाबॉलिज्म के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हर्बल ड्रग के इंटरेक्शंस फूड के साथ में। तो ये यहाँ पे आप कर लेना, ये वेस्टर्न ड्रग है इसकी जगह आप कर लेना फूड, क्योंकि यहाँ पे हमें पढ़ने हैं फूड का इंटरेक्शन हर्बल ड्रग के साथ में। तो वेस्टर्न ड्रग की जगह यहाँ पर फूड कर लेना आप लोग। देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जैसे ये जो हर्ब है यहाँ पर आप कर लेना फूड और जो फूड है वहाँ पर आप कर लेना हर्ब, क्योंकि जो क्रेनबेरी और ग्रेपफ्रूट हैं वो फूड हैं और जिनसेंग और गार्लिक ये दोनों हर्ब हैं। तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेना इसमें। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जैसे क्रेनबेरी जो होता है वो फूड होता है और अगर जिनसेंग के साथ में उसको ले लिया तो दोनों का सेम एक्शन होता है एंटीकोएगुलेशन का। तो ओवर एंटीकोएगुलेशन इफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेपफ्रूट का गार्लिक के साथ में इंटरेक्शन। तो ग्रेपफ्रूट जो होता है वो गार्लिक का सिस्टमिक क्लियरेंस को डिक्रीज कर देता है। अब क्लियरेंस को डिक्रीज कर देगा इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट जो है गार्लिक का वो इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज अमाउंट होने का मतलब है कि वो टॉक्सिक इफेक्ट भी दे सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन के बारे में। फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन मतलब जो इफेक्ट है फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम हर्बल ड्रग के साथ में वेस्टर्न ड्रग ले रहे हैं तो हर्बल ड्रग हो सकता है वेस्टर्न ड्रग के साथ में एडिटिव इफेक्ट दे, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दे या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दे। जैसे अगर एडिटिव और सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देंगे हर्बल ड्रग वेस्टर्न ड्रग के साथ में तो वेस्टर्न ड्रग का इफेक्ट और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और अगर एंटागोनिस्टिकली एक्ट करेंगे तो जो वेस्टर्न ड्रग है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शंस जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी से और ये अफेक्ट कर सकते हैं ऑर्गन सिस्टम को, रिसेप्टर साइट को या एंजाइम को। जैसे किसी ऑर्गन सिस्टम के साथ में किसी का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो किसी का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो, उस तरीके से रिसेप्टर साइट पे मतलब एक ही रिसेप्टर पे जाके दोनों को बाइंड होना हो, या एंजाइम के साथ में जैसे एंजाइम के साथ में दोनों ही ड्रग्स को सेम एंजाइम के साथ बाइंड होना हो, तो इस तरीके से वो इंटरेक्शन शो कर सकते हैं। जैसे जब हर्बल जिनके अंदर एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी होती है अगर हम उनको एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग के साथ में दे रहे हैं तो ये दोनों ही एक जैसे एक्शन हो गए ना, दोनों ही एक्शन या दोनों ही इफेक्ट ब्लड थिनर वाले इफेक्ट हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, ओवर एंटीकोएगुलेशन इफेक्ट हो जाएगा और जिससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। और ये जो एंटीकोएगुलेंट एक्शन है वारफरीन का, ये एग्जांपल हो गया। जैसे एंटीकोएगुलेशन इफेक्ट होता है वारफरीन का वो इंक्रीज हो जाता है जिंको, गार्लिक और जिनसेंग से। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही थी कि इन तीनों को साथ साथ में पढ़ लेना, क्योंकि तीनों का एक एक्शन या दो एक्शन तो सेम ही होते हैं
आपको एक दो और पढ़ लोगे तो एग्जाम के लिए रेडी हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखें कि फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे जिनसेंग का वारफरिन के साथ में इंटरेक्शन। जिनसेंग एक हर्बल ड्रग है और वारफरिन एक वेस्टर्न ड्रग है, और ये दोनों ही ड्रग का एक्शन क्या होता है, एंटीकोएगुलेशन। तो ओवर एंटीकोएगुलेशन हो जाएगा क्योंकि दोनों का इफेक्ट मिल जाएगा ना, साथ में एक जैसा ही इफेक्ट है। इसके बाद में पढ़ेंगे कावा का लीवोडोपा के साथ में। तो जो कावा होता है, अगर हम लीवोडोपा जो होता है वो एंटी पार्किंसोनियन ड्रग होता है, तो अगर हम कावा को लीवोडोपा के साथ देंगे तो लीवोडोपा की एफिकेसी कम हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे एस.टी. जॉनसफोर्ड या हाइपेरिकम भी बोलते हैं इसको। तो एस.टी. जॉनसफोर्ड को अगर हम सर्ट्रेलिन के साथ में लें तो सेरोटोनर्जिक सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही 5-HT रिसेप्टर से, मतलब सेरोटोनिन रिसेप्टर से जाके दोनों ही एक साथ बाइंड करेंगे, और दोनों बाइंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेरोटोनिन रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेरोटोनर्जिक सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हर्बल ड्रग का इंटरेक्शन फूड के साथ में, और वो भी फार्माकोडायनामिकली। तो यहाँ पे हम देखेंगे हर्ब है जिनसेंग, और दोनों ही जगह जिनसेंग ही है, और फूड हो गया जैसे गार्लिक और ग्रीन टी। तो यहाँ पर ये तो आपको रटी गए होंगे, जिनसेंग और गार्लिक दोनों का ही एक्शन एंटीकोएगुलेशन है, तो दोनों को अगर साथ में लेंगे तो ओवर एंटीकोएगुलेशन हो जाएगा। जिनसेंग को अगर ग्रीन टी के साथ में लेते हैं तो ग्रीन टी जो होता है वो ब्लड थिकर होता है, तो क्या होगा, दोनों का अपोजिट एक्शन है। तो जब हम ग्रीन टी को जिनसेंग के साथ लेंगे तो ग्रीन टी जो जिनसेंग का एंटीकोएगुलेशन इफेक्ट होता है उसको डिक्रीज कर देगा, क्योंकि उसका तो उल्टा इफेक्ट है ना, इसलिए। नेक्स्ट देखेंगे हर्ब ड्रग इंटरेक्शन कावा के। तो यहाँ पर अब प्लांट स्टार्ट हो गए हैं, आपको 4 से 5 प्लांट पढ़ने हैं, और इनमें से एक तो शायद आ ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सबसे पहले हम देखेंगे जो कावा होता है उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है। तो कावा को हम ड्राइड राइजोम और रूट्स ऑफ पाइपर मिथाइस्टिकम से ऑब्टेन करते हैं, जिसकी फैमिली होती है पाइपरेसी। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो आप एक काम करना, जितने भी यहाँ पर इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है या मेन नेम होता है उससे रिलेटेड जो केमिकल होते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर वही ही इंक्लूड करे हैं, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे आपको मिथाइस्टिकम से याद हो जाएगा मिथाइस्टिसिन और डिहाइड्रोमिथाइस्टिसिन। उसके बाद में कावा से याद हो जाएगा कवाइन और डिहाइड्रो कवाइन। जो कवाइन होता है वही मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कावा का। इसके बाद देखेंगे इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो एंटी एंजाइटी में इसका यूज़ कर सकते हैं, एंटी स्ट्रेस में इसका यूज़ कर सकते हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक की तरह यूज़ होता है, ये एनाल्जेसिक की तरह यूज़ होता है, और एंटी ट्यूबरकुलोसिस की तरह यूज़ होता है। नेक्स्ट देखेंगे कावा किस किस के साथ में इंटरेक्शन शो करता है। तो जो कावा है वो हर्बल ड्रग है, और अगर हम इसको CNS डिप्रेसेंट के साथ लें, CNS डिप्रेसेंट जैसे कि बेंजोडाइजेपिन या फिर बार्बिचुरेट्स होते हैं, तो उनके साथ ये एडिटिव इफेक्ट देता है जितने भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट होते हैं, जैसे बेंजोडाइजेपिन हो गया या बार्बिचुरेट हो गया। तो ये एल्प्राजोलाम क्या है, ये बेंजोडाइजेपिन ही तो है। तो क्या होता है, इनके साथ में एडिटिव इफेक्ट देता है, तो बहुत ज़्यादा CNS को डिप्रेस कर देगा, और बहुत ज़्यादा CNS डिप्रेस हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि इंसान मर भी सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कावा का अल्कोहल के साथ क्या इंटरेक्शन होता है। तो जो कावा होता है वो अल्कोहल के साथ में भी इंटरेक्शन शो करता है। अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं कावा के साथ में तो लिवर डैमेज के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि अल्कोहल भी लिवर को डैमेज कर रहा है और कावा भी लिवर को डैमेज कर रहा है, तो दोनों को साथ लेंगे तो लिवर बहुत जल्दी ही डैमेज हो जाएगा ना। नेक्स्ट देखेंगे कावा सेडेटिव के साथ क्या करते हैं। तो ये आप यहाँ पर ही देख सकते हैं, जैसे जो भी कावा होता है वो भी CNS डिप्रेसेंट होता है, और जो सेडेटिव है वो भी CNS डिप्रेसेंट है। तो कावा अगर हम सेडेटिव्स के साथ लेंगे तो एडिटिव इफेक्ट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा CNS डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब इंसान कोमा में भी जा सकता है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट देखेंगे जब कावा को एंटी डिप्रेसेंट के साथ लेते हैं तो ये क्या करता है, जो एंटी डिप्रेसेंट हैं वो क्या करते हैं, वो CNS को स्टिमुलेट करते हैं, और कावा क्या करता है, कावा CNS को डिप्रेस करता है। तो अगर कावा को हम एंटी डिप्रेसेंट के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो एंटी डिप्रेसेंट का इफेक्ट है CNS को स्टिमुलेट करने का, वो इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा।
नेक्स्ट देखेंगे हर्ब ड्रग इंटरेक्शन जिंकगो के। जिंकगो जो होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स पहले देखते हैं। तो जिंकगो का बायोलॉजिकल सोर्स होता है जिंकगो बिलोबा और इसकी फैमिली होती है जिंगोएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो जैसे मैं बता रही थी आपको, बायोलॉजिकल सोर्स और कॉमन नेम वाले ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं और वो ही काफ़ी हैं। तो यहाँ पर जिंकगो के जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो होते हैं जिंगेटिन, आइसोजिंगेटिन, बिलोबेटिन बिलोबा से है, जिंगोलाइड ABC और ये बिलोबा से है बिलोबालाइड, जिंगोटॉक्सिन एंड जिंगोलिक एसिड। तो सारे जिंगो से और बिलोबा से ही हैं सारे के सारे केमिकल्स। नेक्स्ट देखेंगे यूज हम जिंकगो का कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जिंकगो को यूज करते हैं डिमेंशिया में एंड मेमोरी लॉस में और एल्जाइमर डिसीज के ट्रीटमेंट में। तो एल्जाइमर डिसीज भी बेसिकली मेमोरी लॉस ही होता है। इसमें एंटी प्लेटलेट और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है। तो जितने भी एंटी प्लेटलेट ड्रग्स होते हैं जैसे वारफरिन हो गया, उनके साथ इसका एडिटिव इफेक्ट होगा, ये यहीं से ही समझ आ रहा है। उसके बाद में ये यूज होता है सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज में और पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज में जैसे कि अस्थमा। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल जिंकगो के हर्ब ड्रग इंटरेक्शन के। तो अगर हम जिंकगो को एंटी एपिलेप्टिक ड्रग के साथ लेते हैं तो सीजर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जिंकगो को अगर एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के साथ लेते हैं तो दोनों का सेम एक्शन है और दोनों का सेम एक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंटी प्लेटलेट एक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सीरियस एडवर्स रिएक्शन प्रोड्यूस कर देते हैं अगर एंटीप्लेटलेट के साथ में लेंगे। जैसे एंटीप्लेटलेट एस्पिरिन या क्लोपिडेग्रल हो गया या टिक्लोपिडीन हो गया, अगर इनके साथ में हम ले लेते हैं जिंकगो को तो इंटरनल ब्लीडिंग के भी चांसेस हैं। नेक्स्ट देखेंगे जिंकगो को अगर एनासाइडीज के साथ लें तो एनासाइडीज जो होते हैं उसके अंदर भी तो एस्पिरिन एंड आइबुप्रोफिन यही ही आते हैं। तो अगर आइबुप्रोफिन और एस्पिरिन दोनों का सेम एक्शन ही है एंटीप्लेटलेट, तो अगर हम इसको भी लेंगे एनासाइडीज के साथ लेंगे जिंकगो का, दोनों का सेम एक्शन हो जाएगा। तो इंट्रा सेरेब्रल ब्लीडिंग भी हो सकती है, ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर हम जिंकगो को बेंजोडाइजेपिन के साथ लें तो जिंकगो बेंजोडाइजेपिन की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है और अगर जिंकगो ने बेंजोडाइजेपिन की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर दी, इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजोडाइजेपिन का अमाउंट ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे जिंकगो का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि निफेडिपिन, इसके साथ क्या इंटरेक्शन होता है तो ये इंक्रीज कर देता है इफेक्ट निफेडिपिन का। कैसे करता है? निफेडिपिन का अमाउंट ब्लड के अंदर इंक्रीज कर देता है। जिंकगो जो होता है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर के साथ में भी इंटरेक्शन शो करता है, तो ये इंक्रीज कर देता है मेटाबॉलिज्म प्रोटोन पंप इनहिबिटर की। जैसे ओमेप्राजोल हो गया, ये अगर आपने एंटासिड्स पढ़े होंगे तो वहां पर ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर लेते हैं जैसे ओमेप्राजोल, तो ये इंक्रीज कर देता है मेटाबॉलिज्म ओमेप्राजोल की। और मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? ओमेप्राजोल का अमाउंट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए ओमेप्राजोल का जो इफेक्ट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे जिनसेंग के हर्ब ड्रग इंटरेक्शन के बारे में। तो जिनसेंग जो होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है पेनेक्स जिनसेंग और फैमिली होती है अरेलिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की अगर बात करें तो ये यहाँ से जिनसेंग और पेनेक्स से ही हैं, एक है जिनसेनोसाइड्स और एक है पेनेक्सोसाइड्स। नेक्स्ट देखेंगे यूजेस जिनसेंग के। तो जो जिनसेंग होता है वो एंटी स्ट्रेस की तरह काम करता है और ये मेंटल और फिजिकल परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज कर देता है। जिनसेंग डायबिटीज़ में यूज़ होता है, इंसोम्निया में यूज़ होता है, सेक्सुअल इनएडिक्वेसी में भी यूज़ होता है, ये डिजेनरेटिव कंडीशंस में भी यूज़ होता है जैसे मेमोरी लॉस हो गया, अल्जाइमर हो गया, तो ये उन डिसीजेज में भी यूज़ होता है और ये एक हीलिंग की तरह काम करता है और स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके एग्जाम्पल कि जिनसेंग कौन कौन से वेस्टर्न ड्रग के साथ में इंटरेक्शन शो करता है। तो अगर हम जिनसेंग को एंटी डायबिटिक एजेंट के साथ लें तो ये भी तो डायबिटीज़ में यूज़ होता है, ये भी तो एंटी डायबिटिक होता है। अगर इसको एंटी डायबिटिक के साथ में ही देंगे तो क्या होगा? दोनों का सेम इफेक्ट है, मतलब इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो जिनसेंग का एडिटिव इफेक्ट होता है ओरल एंटी डायबिटिक के साथ में, जिसकी वजह से रिडक्शन हो जाता है पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज लेवल का। पोस्ट प्रेंडियल क्या होता है? खाना खाने के बाद में जो ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड में,
वो। नेक्स्ट देखेंगे जिनसेंग का टॉल ब्यूटामाइड के साथ क्या करता है, तो टॉल ब्यूटामाइड जो होता है वो भी एंटी डायबिटिक एजेंट ही है, और जिनसेंग क्या करता है, टॉल ब्यूटामाइड का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है, और जब टॉल ब्यूटामाइड का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया मतलब वो ब्लड में ज्यादा पहुंचेगा, और ज्यादा ब्लड में पहुंचेगा इसका मतलब क्या है, ज्यादा एंटी डायबिटिक इफेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे जिनसेंग का एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के साथ में, तो जैसे मैं बता रही थी जितने भी जीजी वाले ड्रग हैं वो सारे के सारे ड्रग एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के साथ में एडिटिव इफेक्ट देते हैं, और एडिटिव इफेक्ट दे रहे हैं तो दोनों का अगर सेम इफेक्ट है, एंटी प्लेटलेट इफेक्ट है, दोनों ही अगर प्लेटलेट का डिग्रेडेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, प्लेटलेट बहुत कम हो जाएंगी ब्लड के अंदर और इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस भी हैं, तो इसके सीरियस एडवर्स रिएक्शन होती हैं अगर दोनों को साथ में यूज करते हैं और एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के साथ, जैसे एस्पिरिन, क्लोपिडेग्रल एंड टिक्लोडिपिन। नेक्स्ट देखेंगे जिनसेंग एनासाइडीज के साथ में क्या एक्शन देता है, तो एनासाइडीज भी जैसे एस्पिरिन हो गया या आइबुप्रोफेन हो गया, अगर इनके साथ में लेंगे जिनसेंग को तो क्या होगा, इंट्रासेरेब्रल ब्लीडिंग हो सकती है, मतलब ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। जिनसेंग को अगर अल्कोहल के साथ लेंगे तो क्या होगा, तो जिनसेंग भी इंक्रीज कर देता है क्लियरेंस अल्कोहल की और लोअर कर देता है ब्लड अल्कोहल का लेवल। नेक्स्ट देखेंगे जिनसेंग माओ इनहिबिटर्स के साथ क्या करता है, तो अगर माओ इनहिबिटर्स के साथ में जिनसेंग को यूज करते हैं तो हेडेक और इंसोम्निया ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट देखेंगे जिनसेंग का एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट के साथ में क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि टिमोक्सिफेन के साथ में क्या इफेक्ट होता है या क्या इंटरेक्शन होता है, तो जिनसेंग के अंदर होती है एस्ट्रोजेनिक एक्शन और ये एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट है, मतलब दोनों की अपोजिट एक्टिविटी हो गई। तो अगर जिनसेंग के अंदर एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होती है जो ब्रेस्ट कैंसर ग्रोथ को इंक्रीज कर सकती है, अब ये इंक्रीज करती है, और जो टिमोक्सिफेन है एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, तो दोनों का ही अपोजिट एक्शन हो गया ना। तो अगर जिनसेंग को एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट के साथ में देंगे तो जिनसेंग एस्ट्रोजन एंटागोनिस्ट के इफेक्ट को कम कर देगा, मतलब जो उनकी एंटी कैंसर वाली पावर है उसको कम कर देगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे गार्लिक के इंटरेक्शंस के बारे में, तो गार्लिक का बायोलॉजिकल सोर्स होता है, ये ऑब्टेन होता है में बल्ब ऑफ एलियम सटाइवम से, या एलियम सटाइवा भी बोल सकते हैं इसको, और इसकी फैमिली होती है एलिएसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें अगर, तो गार्लिक के अंदर सल्फर कंटेनिंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे एलिन, एलिसिन, एलाइल मिथाइल ट्राइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल डाइसल्फाइड, डाई एलाइल ट्राइसल्फाइड, तो ये एलाइल से ही है, यहाँ एलियम से ही। उसके बाद में अगर यूज़ की बात करें तो गार्लिक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में यूज़ होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में यूज़ होता है, इसमें एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी थ्रोम्बोटिक, फाइब्रिनोलाइटिक, एक्सपेक्टोरेंट, एंटी डायबिटिक एंड लिपिड लोअरिंग प्रॉपर्टी होती है, और ये एंटी माइक्रोबियल एंड एंटी कैंसर की तरह भी यूज़ होता है। अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की कि किस किस के साथ में इसके इंटरेक्शंस होते हैं, तो गार्लिक एस इनहिबिटर के साथ में भी इंटरेक्शंस शो करता है, जैसे गार्लिक अगर हम एस इनहिबिटर के साथ में ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन हो जाएगी, क्योंकि जो गार्लिक है वो भी एज हाइपोटेंसिव काम करता है, मतलब हाइपरटेंशन में यूज़ होता है, जैसे आपने यहाँ पढ़ा होगा कि इसको भी हम एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज़ करते हैं, और यहाँ पर जो एस इनहिबिटर्स हैं वो भी एंटी हाइपरटेंसिव की तरह यूज़ होते हैं, तो दोनों को अगर साथ लेंगे तो जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा हाइपोटेंशन हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बीपी कम हो जाएगा। अगर हम गार्लिक को लेते हैं एंटी प्लेटलेट के साथ में, तो ये तो आपको पता ही होगा जितने भी जी वाले ड्रग हैं वो सारे के सारे ब्लड थिनर्स होते हैं, जितने भी ब्लड थिनर्स हैं सबके साथ में इनकी इंटरेक्शन होगी। जो गार्लिक है वो एंटी प्लेटलेट एक्शन के साथ में एडिटिव इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे गार्लिक वारफरीन के साथ क्या करता है, तो वारफरीन भी ब्लड थिनर है, और अगर गार्लिक को वारफरीन के साथ देते हैं तो जो इफेक्ट है एंटीकोएगुलेंट वारफरीन का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है।
नेक्स्ट पढ़ेंगे, अगर जिनसेंग को एनासाइडीज के साथ दिया, एनासाइडीज भी वही, उनका भी सेम एक्शन होता है जैसे आइबुप्रोफेन और एस्पिरिन हो गए, वो भी एज ब्लड थिनर काम करते हैं, तो इंट्रा सेरेब्रल ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। अगर गार्लिक को क्लोरजोक्साजोन के साथ में यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो मेटाबॉलिज्म है क्लोरजोक्साजोन की उसको इनहिबिट कर देता है गार्लिक, और अगर मेटाबॉलिज्म इसकी इनहिबिट हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोरजोक्साजोन का अमाउंट ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाता है, मतलब इसके एडवर्स इफेक्ट इंक्रीज हो जाएंगे। गार्लिक को अगर प्रोटीएज इनहिबिटर की तरह यूज़ करते हैं तो प्रोटीएज इनहिबिटर्स मेनली एंटीवायरल एजेंट होते हैं, तो गार्लिक को अगर इन एंटीवायरल एजेंट की तरह अगर गार्लिक को इन एंटीवायरल एजेंट के साथ यूज़ करते हैं, जैसे सेक्यूनाविर जो होता है वो भी एंटीवायरल एजेंट है, तो गार्लिक क्या करता है, रिड्यूस कर देता है प्लाज्मा लेवल, मतलब जो सेक्यूनाविर है उसके इफेक्ट को कम कर देगा। गार्लिक को अगर हम टॉलब्यूटामाइड के साथ यूज़ करते हैं, टॉलब्यूटामाइड जो होता है वो एंटी डायबिटिक एजेंट होता है, तो जिनसेंग जो होता है वो इंक्रीज कर देता है एब्जॉर्प्शन टॉलब्यूटामाइड का, और जब एब्जॉर्प्शन इसका इंक्रीज हो जाएगा तो मतलब इसका इफेक्ट जो है एज एंटी डायबिटिक वो भी इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट प्लांट पढ़ेंगे हाइपेरिकम या एस्टीजोन्सवर्थ भी बोलते हैं इसको, तो इसके क्या क्या हर्ब ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात करें तो ये हमें ऑब्टेन होता है एरियल पार्ट्स ऑफ हाइपेरिकम परफोरेटम, और इसकी फैमिली होती है हाइपेरिकेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं हाइपेरिकम के वो होते हैं हाइपेरिसिन, आइसोहाइपेरिसिन, शूडोहाइपेरिसिन, प्रोटोहाइपेरिसिन, प्रोटोशूडोहाइपेरिसिन एंड साइक्लोशूडोहाइपेरिसिन, हाइपरफोरिन एंड एड हाइपरफोरिन। हाइपेरिकम के यूजेस, तो ये यूज़ होता है डिप्रेशन, लो मूड और इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए, और इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी होती है, इसीलिए इसको टॉपिकली भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम हाइपेरिकम के इंटरेक्शंस, तो जो हाइपेरिकम होता है वो जनरल एनास्थेटिक के साथ में भी इंटरेक्शंस शो करता है, और ये प्रोलॉन्ग कर देता है जनरल एनास्थेटिक के इफेक्ट को। हाइपेरिकम जो होता है ये एंटी डायबिटिक एजेंट के साथ में भी इंटरेक्शन शो करता है, ये डिक्रीज कर देता है एंटी डायबिटिक इफेक्ट ऑफ ग्लिकेजाइड एंड रोसीग्लिटाजोन, तो ये दोनों ही एंटी डायबिटिक एजेंट होते हैं, अगर इन दोनों के साथ में हाइपेरिकम लिया तो एंटी डायबिटिक इफेक्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हाइपेरिकम का एंटी एपिलेप्टिक एजेंट के साथ में क्या इंटरेक्शंस होते हैं, तो जो हाइपेरिकम होते हैं वो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का क्लियरेंस को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका इफेक्ट कम हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हाइपेरिकम का बेंजोडाइजेपिन के साथ क्या एक्शन होता है, तो जो हाइपेरिकम होता है वो बेंजोडाइजेपिन का प्लाज्मा लेवल कम कर देता है, और अगर प्लाज्मा लेवल कम कर दिया तो मतलब उसका इफेक्ट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हाइपेरिकम का कैफीन के साथ क्या इंटरेक्शंस होते हैं, तो जो हाइपेरिकम होता है वो इंक्रीज कर देता है मेटाबॉलिज्म कैफीन की, और कैफीन की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि कैफीन का अमाउंट कम हो जाएगा, और अमाउंट कम हो जाएगा तो कैफीन अपना एक्शन प्रॉपर्ली नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ में क्या एक्शन होते हैं हाइपेरिकम के, तो जो अगर हमने हाइपेरिकम को कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ लिया जैसे कि निफेडिपिन एंड वेरापामिल, तो रिड्यूस हो जाती है बायो अवेलेबिलिटी इन दोनों की ही, और बायो अवेलेबिलिटी का कम होने का मतलब क्या हुआ कि जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड के अंदर वो कम हो जाएगा निफेडिपिन एंड वेरापामिल का, जिसकी वजह से इनका इफेक्ट भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगर हाइपेरिकम को सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स के साथ ले लेते हैं तो सीवियर सेडेशन हो जाता है, क्योंकि ये दोनों ही ड्रग्स सेडेशन कॉज करती हैं, और अगर दोनों का साथ में ले लेंगे तो सीवियर सेडेशन हो जाएगा, कोमा भी हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अगर हाइपेरिकम को ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के साथ लेते हैं तो क्या होता है, तो जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं उनका इफेक्ट कम हो जाता है हाइपेरिकम की वजह से। थैंक यू।